प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। नाज़रीन, सियासत से जुड़ी खबरों पर हम रोज़ तजिया पेश करते हैं। आज भी मुल्क में सियासत के हवाले से खबरें, उस पर तजिया पेश किया जाएगा। अहम खबरें आपको बताई जाएंगी। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजिया कारों की खिदमत हासिल करेंगे। एक तो आजकल हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस ज़ेर समाअत है। अब देखते हैं कि आपको पता है कि जो मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ़ जमातों को बाँट दी गई थी, अब एक बार फिर वापस ले ली गई हैं। अब उसका फ़ैसला कैसा आता है, वो सीटें किसको मिलती हैं, ये भी देखा जाएगा। कि दूसरा ये कि आपको याद होगा कि एक रोज़ कबल बानी PTI और जो शाह महमूद कुरैशी हैं साइफ़र केस में उनको बरी कर दिया गया। तो अब एक ही केस बाकी रह गया है जो कि इद्दत केस है। उसके बाद इमरान खान की रिहाई यकीनी बनती है। इसके अलावा आलिया हमज़ा और सनम जावेद सरगोदा जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए आर्डर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई की रोककार जारी होने के बावजूद ताहाल अब रात के 10 बज चुके हैं, उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। और इतलात ये मिली है कि जेल के बाहर इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं। अब उन्हें किसी मज़ीद नए मुकदमे में, अब देखते हैं कि किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है। तो सनम जावेद और आलिया हमज़ा की फैमिलीज़ रोक कर वहाँ अंदर जेल को अमले को पहुँचा दी गई है और वो इस इंतज़ार में है कि उनको रिहाई मिले, लेकिन रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले जो है वो मैं जवेद इकबाल गुरैश साहब से ये पूछूँगा कि गुरैश साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा कि फुल बेंच ने ये फ़ैसला दे दिया था कि नहीं जी PTI को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। खैर फिर वो फ़ैसला जो है वो कलअज़म करार दिया गया बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसला करना है। आपको याद है कि उजलत में पहले भी ये फ़ैसला किया गया। अब जो तवज्जो तलब बात है, मैं इस तरफ क्यों गया हूँ कि एक बार फिर अब इस पर जो है तमाम जजेस साहबान जो है वो इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और वो इस बात को बार बार सामने जो आ रही हैं कि PTI से निशान वापस ले लेना, क्या उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हुई थी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उन्होंने आनन फ़ानन इस पर फ़ैसला सादर फरमाया और PTI से जो है बल्ले का निशान वापस ले लिया, जिसका यही समझा जा रहा था कि शायद बल्ले का निशान वापस लेने से PTI की जमात जो है वो उसको नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन इलेक्शन में वो जिस तरह कामयाबी हासिल करने में फिर भी उनके उम्मीदवार कामयाब हो गए। तो वो एक बानी PTI की वजह से उनके जो वोटर हैं वो बिल्कुल उस निशान पे भी निकले। जो भी निशान उन्हें दिया गया, बड़ा मुश्किल होता है एक पार्टी के हर हल्के में नया निशान हो, तो फिर वहाँ से उसका जो है वो देख के चुन के, और ऐसे हालात में जब आप लोगों को कंपेन करने की इजाज़त भी ना दे रहे हो, कॉर्नर मीटिंग भी ना कर सकें, और वो आपका लीडर जो खुद भी जेल में हो और जो कैंडिडेट हैं वो खुद भी रोपोश हों और उनके घरों में छापे भी पड़ रहे हों, तो इन हालात में उन कैंडिडेट का जो PTI के साथ है जी जाना, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए खराज तहसीन नहीं है, आवाम को बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अब तो मैं यही कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून जो कि PTI की मुखालिफ जमात है, वो भी ये बात मानती है कि बानी PTI जो है उसकी मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ा है, और वो भी ये मानने को तैयार है कि बानी PTI के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का अंदराज किया गया है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, सियासी मुकदमे हैं। राना सनाउल्लाह भी अब समझते हैं कि बानी PTI के साथ मुज़ाकरात भी होने चाहिए, और अब वो खुद कह रहे हैं कि ये जो अजलत में मुकदमात बनाए गए ये सियासी मुकदमात थे, ये हालांकि इनकी हुकूमत में बनाए गए, सारा कुछ वो खुद उस वक़्त जो है वो वज़ीर दाखिला थे। तो अब वो सिर्फ़ लोगों की हमायत हासिल करने की खातिर आवाम के जो है वो बढ़ते हुए जज्बात पर काबू पाने के लिए शायद ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो राना सनाउल्लाह जो कहा करते थे जनाब इमरान खान 2 दिन जेल नहीं गुजार सकेगा, ये तो नशा करता है, ये तो जनाब मनशियात का आदी है, ये अब सारा उसने उसका जो है वो बानी PTI ने जेल में वक़्त गुजार के आसफ़ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ के जो जेलों में गुजारे हुए दिन हैं, और वहाँ बैठकर जिस तरह वो जनाब परेशानी के आलम में कभी हस्पताल की जनाब आमद के लिए कहते थे, कभी मुख्तलिफ कोई लंदन भाग गया, कोई जनाब
सऊदी अरब भाग गया, तो सारी वो चीज़ें उसने उसकी नफ़ी किया और उसने कहा है कि मैं इन चीज़ों को जनाब जेल के अंदर रह के बर्दाश्त करूँगा, जितनी भी जेल में कैदुमंद की सोबतें हैं। नई खबरें भी इसमें कई शामिल हैं, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन गुरैश साहब से मैं पहले पूछता हूँ, गुरैश साहब अब एक बार फिर जो है वो वही मामला शुरू हो गया है कि ये मखसूस सीटें किसको मिलनी चाहिए। अब जजेस बड़े खुलकर इस पर मौजूद अदलिया के जो जनाब मिस्टर जस्टिस साहबान हैं वो बड़ी खुल के बात कर रहे हैं कि ये वो यानी कि कहा ज़ाहिर ये मुख्तलिफ जजेस साहबान की जानब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना कोई अक्लमंदी नहीं थी, इतनी बड़ी सियासी जमात से। यानी कि मैं सादा लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि अब इस बात पे तनकीद चल रही है कि ये अच्छा नहीं हुआ। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, आप देखें कि सबसे पहले जो इमरान खान साहब से पार्टी से उनके इलेक्शन को जनाब उन्होंने नहीं माना, फिर उनका निशान छीन लिया गया, फिर वो एक कोर्ट में गए, एक कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, दूसरी कोर्ट में गए, उन्होंने हक़ में दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। अब सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, आपने नवाज़ शरीफ के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लिए, वो लाए कहाँ हैं उनकी मजलिस आमला, पता चले हमें भी कि वो मजलिस आमला क्या थी और किसने उन्हें इलेक्ट कर लिया। इसी तरह जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी का इलेक्शन है उसको देखें, वो दूसरी पार्टियों सब पार्टियों में ऐसे ही है, लेकिन इन्होंने फिर भी बड़े बेहतर तरीके से उस इलेक्शन को करवाया। लेकिन अभी तक तीसरी बार इलेक्शन करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब इलेक्शन हुए तो आपने देखा किस तरह कैंडिडेट्स को डराया गया, धमकाया गया, उनके तजवीज़ करुंदा और तस्दीक करुंदा को डराया गया। फिर भी उसके बावजूद मुख्तलिफ़ निशानात पे उन लोगों ने इलेक्शन लड़े और जीते। और लोगों ने ये लोगों की कमिटमेंट देखें इस लीडर के साथ और इस पार्टी के साथ कि उन्होंने अपने जो इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे उनको ढूंढा, उनके निशानात को ढूंढा और उनको उन पे मोहरें लगाईं और इलेक्शन जीता। और जैसे ये आम कहा जाता है कि 180 सीटों से ज़्यादा सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 का जो हादसा हुआ और उस हादसे के नतीजे में जो इनको फिर भी 94 सीटें मिली। इसके बाद वो ज़ाहिर है जब निशान ख़त्म हुआ तो उन्होंने कोई ना कोई पार्टी तो अच्छा गुरैश साहब, हमें ना नईम मुस्तफ़ा साहब ने ज्वाइन किया, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब जी क्या हाल है मुर्शद, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी करम मौला के साथ सुनाइए। मखसूस सीटों के हवाले से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, तो ये तवक्को की जा रही है कि जिस तरह के पहले मुख्तलिफ़ जमातों को ये मखसूस सीटें बांट दी गई थी, अब शायद ऐसा ना हो। वक्त से पहले हम कोई इस पर बहुत ज़्यादा अपने आर्गू तो नहीं पेश कर सकते, लेकिन जो यानी कि चीज़ें इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं कुछ इस तरह से लग रही हैं। तो कुछ चीज़ें दौरान बहस ये भी सामने आ रही हैं कि जो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया को वो भी फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। तो शरी अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये सारा जो कुछ उस वक़्त तो कर दिया गया, तो अब बानी पीटीआई के जो जमात है उसको मखसूस सीटें मिल पाएंगी? देखें, बात यह है कि ये केस तो अदालत में ज़ेर समाअत है, इस पर ऐसा तो कमेंट नहीं करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जनाब, उससे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ से जो फैसला आएगा वो दुरुस्त होगा। लेकिन बादी नज़र में जो दिखाई दे रहा है ना सर, उससे ये महसूस होता है कि कुछ न कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है जनाब। यानी कि अब इसे कुछ लोग डील भी कह रहे हैं और हुकूमती अहकाम ये कह रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि ये डील जो है इसको वो बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहती है पीटीआई। जो कुछ भी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त कुछ ना कुछ मामलात अदालत से जो हैं उनके हवाले से पीटीआई को तवक्कुआत वाबस्ता हैं और पीटीआई ये चाहती है
कि वो अदालतों पे पहले जाहिर है तानो तशनी भी होती रही जनाब। और उनकी तरफ से बड़ी खौफनाक किस्म की तनकीद भी की गई, लेकिन ये बात हकीकत है कि अदालतें फैसले जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे और मारूजी हालात के पेश नज़र देती हैं। अच्छा शाह जी, वो जिस तरह आप हालात- बता रहे हैं, चलो हम इस पे बहुत ज़्यादा, अब तो ये अदालत के अंदर केस है, जो फैसला आएगा उसको देख लेंगे। जो डील की बात वो कुछ समझ से बाहर लग रही है कि अब आलिया हमज़ा और सनम जवेद की ज़मानतें हो गई हैं, रूपकार जेल में पहुंच गई, ताहाल उनको रिहा नहीं किया गया, उनकी फैमिली जेल के बाहर खड़ी है, सरगोदा जेल के बाहर मौजूद हैं, और बाहर इलाज फोर्स की जो एजेंसी हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये कैसे आप समझ सकते हैं कि ये कोई इनको रियायत देने का सोचा जा रहा है? उनकी ज़मानतें हुई पहले भी कई मुतअद्दिद केसेस में, अब उनकी ज़मानतें हो गई हैं, यही कहा जा रहा था कि मज़ीद कोई केस नहीं, इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और उन वज़ीर आला पंजाब खुद भी एक ख़तून है, उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि सियासी कैदी बनाकर ख़वातीन को रखना मेरे ख़्याल में कोई मुनासिब नहीं है। तो अब अभी तक वो जेल में हैं, उनकी रिहाई का बार बार आर्डर आता है और उन्हें रिहा नहीं किया जाता, तो ये कैसे फिर मान लेंगे कि जी कोई डील भी हो रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अदालतें किसी दबाव के तहत ही फैसले करती हैं, जनाब जनाब लेकिन जो लोअर जुडिशरी, मेरी पूरी बात उसको सुन लीजिएगा जनाब जनाब। जो लोअर जुडिशरी है ना सर लोअर जुडिशरी की हद तक एतराज़ात की गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल सही। और वहाँ फैसलों के हवाले से बाज फैसले चैलेंज भी हुए और बाज जजेस से कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं, और वो आते भी रहे, माजी में भी आते रहे। बिल्कुल सही, आज ही बिल्कुल आए, सही। माजी में भी आते रहे। अब देखना ये है कि ये इस तरह के मामला जो हैं, इसमें ये जो जिन के आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत केस है, कोई एक अदालत नहीं है कि जी एक अदालत के बारे में आप कह दीजिए कि फलां कोर्ट में है। जनाब। मुख्तलिफ तर्ज की अदालतें हैं, और उनमें आपको ये दिखाई देगा वाज़ेह तौर पे कि कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ ना कुछ मामला जरूर होते हैं जो कानूनी पेचीदगी हैं, उनमें बाहर बैठे हम लोग कुछ और फोर्स ही कर रहे होते हैं, कुछ दिखाई कुछ दे रहे होते हैं, मामला होते कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मामला कुछ और हैं, तो उनमें सारी की सारी जो है ना वो ब्लेम अदालत पे नहीं दिया जा सकता। अच्छा शाही, कि बानी अदालत पीटीआई भी- जो है वो अब कितने केसेस में अंदर हैं? सुनने में तो यही आ रहा है सिर्फ एक केस रह गया जो इद्दत वाला है, जिसमें वो जमानत पर नहीं है। साने 9 मई जो है, जी जी साने 9 मई के बारे में एक बात आपने ध्यान में रखनी है जनाब। कि मेन मामला जो है ना साने 9 मई के, सर वो बहुत सारे केसेस में जब बड़े किसी के लीडर की जमानत हो जाएगी ना, जनाब। तो लामहला ये बाकी भी नीचे सारी जमानतें हो जाएंगी। बाज़ औक़ात लोअर जुडिशरी के जज जो हैं वो बड़ी अदालत में देख रहे होते हैं कि वो क्या फैसला देती है, जब वो फैसला दे देती है तो फिर सारे के सारे जो है ना फैसले आने शुरू हो जाते हैं। बजाय मेहरबानी पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है कि लोअर जुडिशरी हमेशा आला अदालतों को, अदालत उज़्मा को जो है ना वो देख भी रही होती है, उसको टो भी कर रही होती है। अच्छा नहीं शाही, तो मैं मेरा जो कह ख्याल रहा, है कि मैं ये जिन अदालतों के जो मैं सवाल कर रहा था कि बानी पीटीआई अब इद्दत केस के अलावा साइफर में भी बरी हो गए हैं, तो बाकी कोई केस ऐसा नहीं है, तो वो 190 मिलियन पाउंड वाला उसमें भी बेल में है, तो अब इसके अलावा उसको जेल में यानी कि अगर रखा गया है तो सिर्फ इद्दत केस की वजह से रखा गया। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, दुरुस्त है कि ये अदालतें जो हैं ये बाज़ औक़ात किसी एक केस में दबाव बर्दाश्त कर लेती हैं या नहीं भी करती, क्योंकि जजेस ने खुद तस्लीम किया है कि उन पे दबाव है। अगर बाज़ औक़ात दबाव बर्दाश्त कर लेती हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो नहीं भी करती। लेकिन ये है कि इस वक्त जो बानी पीटीआई के केसेस हैं ज़ेर समाअत, उनमें मोस्टली केसेस में तो जो है उनको रिलीफ मिल गया है, मोस्टली केसेस में, और 2-4 जो रह गए हैं, इद्दत केस का आपने तस्करा किया है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे जेल में रह सकते हैं, बाकी वो सब में जमानत पे हैं। हाँ, सब में जमानत हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अब बाकी भी नहीं, 2-3 और भी हैं छोटे मोटे, और कुछ नए भी ज़ेरे तकमील हैं जो किसी वक्त भी दर्ज हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें मिसाल के तौर पे नहीं लेना चाहिए। बाकी वो तरीके चल रही हैं, बाकी तरीके चल रही हैं, यानी कि जेल में डेट्स जो चल रही है ना, उनमें मेरा ख्याल है कि जो टिल्ट दिखाई दे रहा है ना, वो तो यही है कि पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा, कहा भी जा रहा है। लेकिन किसी एक आध केस में जो है वो अगर सजा हो गई तो बाकी केस जो है वो बिल्कुल बेमाने होकर रह जाएंगे कि अगर उनमें सजा नहीं भी दी इन्होंने और रिलीफ दे दिया है
और एक केस में सजा हो गई है, तो वो जाहिर है सजा तो भुगतनी है ना, वो एक में हो 100 में हो, वो तो बराबर है एक किस्म की। नहीं, अब किस में सजा आपके ख्याल में, किस में? साइफर में भी वो बेल पे चले गए, बल्कि बरी हो गए, 190 मिलियन पाउंड वाले में भी हो गए, जो सानिया 9 मई के मुकदमात जितने इमरान खान पे दर्ज थे मेन केस। उसका फायदा क्या हो रहा है? उसका फायदा ये हो रहा है जिन केसेस में पीटीआई को या उनके बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल रहा है, उनसे एतमाद बढ़ रहा है पीटीआई का, और उन लोगों का जो पीटीआई की हिमायत करना चाहते हैं उन लोगों का अदालतों में एतमाद बढ़ रहा है। तो ये जो गाली पड़ रही थी कि जनाब जुडिशरी जो है हमारे वो किसी तरह जो है ना वो जेर असर है, जेर दबाव है और हमें रिलीफ नहीं देती, हुकूमती अरकान को रिलीफ मिलता है। एक तो एतमाद बढ़ गया ना, अब जब एतमाद कायम हो गया है और उसी एतमाद के सफर के दौरान ही अचानक ये फैसला आ जाए कि जी फलां केस में फलां रहनुमा को पीटीआई के चेयरमैन समेत सजा हो गई है, तो वो फिर एतमाद जो है वो शेक तो होगा, लेकिन उस तरह की आवाजें बुलंद नहीं होगी, जो सदा एहतजाज है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आध दो केसों में उनको सजा देते हैं और बाकी में रिलीफ देते रहें तो वो बराबर ही है किस्म का। जी, उसमें लोअर जुडिशरी भी शामिल है, हायर भी, और खास करके ये जो खुसूसी अदालतें हैं ना, कि नैब कोर्ट्स हैं या इलेक्शन कमीशन जो है उसकी भी एक अदालत है ना, वो जनाब भी जुडिशियल प्रोसेस के तहत काम करते हैं। तो वहां से कोई अगर सजा उनको मिल जाती है या वहां से उनको जो फायदे की उम्मीद है वो फायदा नहीं मिलता, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक डेंट होगा पीटीआई के लिए। और शायद लग यही रहा है कि शायद धकेल के, घसीट के या उनको किसी तरीके से धोखाधड़ी के तहत जो है ना एक खास दीवार से लगाया जा रहा है कि सबको रिलीफ मिल रहा है, ये शोर होता हो और इस शोर होगा में है किसी एक में नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानब से तो कोई ऐसा, अब इलेक्शन कमीशन में तो कोई उनका ऐसा केस ज़ेर समाअत नहीं है, वो तो अब सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं जो कुछ करना था। इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 केसेस में बतौर मरकजी फरीक पेश हो रहा है, वो भी तो केस ही है ना। वो तो अब खुद इलेक्शन कमीशन में उनकी समाअत नहीं हो रही, वो तो कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, वो फैसले तो वहीं से आने हैं ना, जहां भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं, अच्छा शरी आप जरा प्लीज लाइन पे रहिएगा, गुरैश साहब आपके जो है वो इंतजार में है कि आपके तेजिए का ये भी कोई बात कर सके। गुरैश साहब आप इस पे जी सुना नईम साहब को कि वो कहते हैं कि जी कुछ अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि पीटीआई के लिए जो है वो जजेस का जो दबाव था वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो ज़मानतें भी वो होती जा रही हैं। जनाब देखें, जो जजेस साहबान हैं उन्होंने तो बड़ा अच्छा मतलब रोल अदा करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने आप देखें कि जब अदलिया अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा करना शुरू कर दे तो वहाँ से ये रोशनी मिलती है कि अब ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता है। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है कि अदलिया जो है रियलिटी के ऊपर फ़ैसले कर रही हैं और इंसाफ पे मुबनी फ़ैसले हो रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जनाब मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया कि कुछ केसेस में रिलीफ मिल रहा है और लेकिन किसी केस में वो ऐसा फंसाएंगे कि वो उनको सज़ा हो जाएगी। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिलसिले चल रहे हैं, अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अब ये कितनी सीधी सादी बात है कि जो जिस पार्टी की जितने मतलब अक्सरियत है उसके हिसाब से उनको हिस्सा मिल गया, लेकिन ये तो बिल्कुल बेइंसाफ़ी थी कि आपने वो पीटीआई वाला जो हिस्सा है या वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाला जो हिस्सा है या आज़ाद अरकान के ऊपर जो लोगों की नशिस्तें निकलनी थी उसको आपने इनमें तकसीम कर दिया। ये कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी है। और इसमें अब ये केस अदलिया सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम कमेंट तो नहीं करते, लेकिन वहाँ से जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये भी फरमाया वहाँ पे कि भाई उनको भी सुनना चाहिए जिनकी आपने नोटिफिकेशन कैंसिल की है। हाँ जी जनाब, मेरी नहीं समझ आती कि उनको क्यों सुनना चाहिए भाई, ये तो पार्टियों का मामला है,
ये आपने एक पार्टी का जो है हिस्सा उनसे छीन के दूसरों को दे दिया, तो ये तो पार्टियों का मामला है। इसको तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये नशिस्तें जो हैं ये दूसरों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जबकि वो अपना हिस्सा ले चुकी हैं। अगर वो ले चुकी हैं तो ठीक है, इस पे तो ज़्यादा हम अब बहस नहीं कर सकते क्योंकि ये आला अदलिया में केस है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए ये स्टेक होल्डर को देखना चाहिए कि ये जो मुस्तफ़ा साहब ने भी फरमाया कि किसी न किसी केस में इनको ज़रूर सज़ा होगी और वो डेंट पड़ेगा, तो इस से इज्तनाब करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को। जनाब, जो वो स्टेक होल्डर जो बाख्तियार हैं और जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनको अब पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। आप देखें कि इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ मोदी साहब के साथ क्या हुआ है, हैं जी। हालांकि मोदी ने काफ़ी अच्छे इक़दाम भी किए हैं, लेकिन वो आइन पे जब हमला आवर होने लगा तो दूसरी सियासी पार्टियों ने फौरी तौर पे उसी पहलू को उठाया और वो उसमें कामयाब हो गए और उन्होंने कहा कि हम आइन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए इस मुल्क में भी आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए हमें स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि अभी भी वक्त है। तारीख से हमें सबक सीखना चाहिए। 1947 से लेके अब तक जो मामलात होते रहे हैं, कभी तो इस मुल्क को तरक्की की राह पे चलना है। क्या हम कब तक ये इन्हीं मामलात में खोए रहेंगे कि 9 मई को क्या हुआ था, 9 मई को लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, 9 मई मतलब हर आदमी उठता है, नून लीग को ये टॉस दे दिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। ये पाकिस्तान का जो पैसा है, जो कि गरीब आवाम रोटी से महरूम है, महंगाई का शिकार हैं, उनके बच्चों को दूध नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, सेहत की फैसिलिटी नहीं मिलती, हैं जी, उन लोगों के मुंह से नवाला छीन के ये लोग हर MNA और MPA को टास्क दे दिया जाता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और 9 मई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये हो गया, इनके मुजरमों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। हम 9 मई के मामले से निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, हर आदमी, ये कोई दो राय नहीं है कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं सज़ा मिलनी चाहिए, PTI भी कहती है सज़ा मिलनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए जिसके तहत जो मुजरम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो मुजरम नहीं है। कुरैश साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी शाह जी, आप क्या समझते हैं कि जो हुक्मरान जमात है इसके आने से कोई आवाम को रिलीफ मिल पाया है? कहा जा रहा था पेट्रोल इस वक्त फिर जो है वो 15-20 रुपये बताया जा रहा था सस्ता होगा, सस्ता नहीं हुआ, 4-5 रुपये सस्ता कर दिया और साथ ही बिजली महंगी कर दी गई। तो रोटी इसलिए सस्ती हो गई है कि आपके सामने गंदम का बुरा हाल है, किसान की गंदम सड़कों पे पड़ी है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो चावल जो है वो भी किसान का कोई ख़रीदने वाला नहीं है। हालात जो काश्तकार के हैं वो बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट ने कोई, आप समझते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए हैं? बात साहब सर, बात ये है कि ये जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं हमें उससे जो है ना किसी तरह इनहराफ नहीं करना चाहिए जनाब। देखिए, जो बात दुरुस्त है कि सब्जियां, चिकन, गोश्त, आटा, रोटी, दालें, चावल, जो अशिया ज़रूरियाँ है ना जनाब, पुरोनोश जो हैं, वो तो डेफिनेटली कम रेट्स आए हैं। ये इदारा शुमारियात की आज की, आप जो कल रिपोर्ट आज अखबार की यूनिट बनी है, कल चैनल पे चलती रही न्यूज़ स्टोरी के तौर पे, इदारा शुमारियात ने ये कहा है कि महंगाई की शरह कम है। देखिए, वो बात तो माननी चाहिए, उससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। सियासी तौर पे हमारा इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए हमें। ये बात ठीक कह रहे हैं कि प्याज जो 200-250 रुपए में मिल रहा था 100 रुपए हो गया। आपकी बात बिल्कुल जो सही जो बात सही है, एक तो ये है। जनाब, दूसरी बात ये है कि पेट्रोलियम के निर्ख 2 मरतबा कम हुए हैं। 15 हुए कि 6 कम हुए कि 10 कम हुए कि 12 कम हुए, ये और बहस है जनाब। वो तो एक समरी पुरानी चली गई, ओगरा ने ये किया फलां, वो सब बातें है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कमी तो आ रही है। नहीं, जो बात शायद मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि जिस तरह बता रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो अशिया मार्केट में आ रही हैं वो उसमें कीमतों में फ़र्क पड़ा है। अगर हम आटे की बात करें तो मैं बात कर रहा था कि गंदम का रेट
आपके सामने है। हाँ, वो एक इशू ऐसा है जो डिबेटेबल है। उस पे उसमें काश्तकार तबका जितना भी काश्तकार तबका है, या तो वो भी खुशहाल होना, तो फिर हम इसको फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी काश्तकार को भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है और मार्केट में जो है महंगाई में कमी आई। आप महंगाई में कमी, काश्तकार की गंदम जो है वो सड़कों पे उनको 4,000 रुपया या तो दे देते, ये सब्सिडी दे देते, तो वो तो पूरा एक जितना भी काश्तकार पंजाब में सबसे ज़्यादा जो पैदावार है वो आपके सामने काश्तकारों की जानब से आती है, उसी वजह से हमारे मामला बेहतर होने चाहिए। तो वो पूरा एक सिस्टम ख़राब है। कोई वो बात ठीक है, उसके पीछे कुछ अवामिल जो है ना वो बदतमीजी की वजह से हैं, और कुछ अवामिल ऐसे हैं जो सियासी बन गए हैं। उनको सियासत की ऐनक उतार के हम देखें ना, और जो लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बेनकाब करें। अब देखें ना, कई सरकारी अफसरान पकड़े गए जनाब जो बाकायदा जो है वो करप्शन में मुलविस थे, बदनवानी में मुलविस थे, और बारदाना फी, वो जिस तरह आपको याद होगा कि खान अब्बासी ने कहा कि फ़ी पता नहीं काश्तकार को या फ़ी यानी कि 500 रुपये 50 रुपये या 500 रुपये बता रहे थे कि फ़ी वो बारदाना जो 2.5 मन की अपना होती है उसके पीछे ले रहे थे, 50 रुपये फ़ी का बारदाना ज़्यादा ले रहे थे। हाँ जी, तो ये जो है ना इस तरह के लोग जो कर रहे हैं ना वो तो काबिल ताज़ीर है, उनको वो मखतूब जब सजा भी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात कि हुकूमत ने आते साथ ही कुछ ना कुछ रिलीफ अवाम को दिया है, बड़े पैमाने पर अगर नहीं मिला। आप ये देखें कि प्रॉपर्टी हुकूमत का जो रिलीफ है वो नजर आना चाहिए ना, मसलन कैसे आप कैसे कह सकते हैं रिलीफ? वो रुकावटें मैंने पहले भी ये बात है ना ये मान के चल रहा हूँ कि जी रुकावटें बेतहाशा हैं, और आप एक अलादीन के चिराग के जरिए जो है वो सारे का सारा मामला यकसर बदल नहीं सकते। जहाँ खराबियां हैं, और वो खराबियां अंग्रेज के बकौल टीथिंग प्रॉब्लम है जनाब, जो बच्चों की पैदाइश के वक्त दांत निकलते वक्त साथ लेके आता है बच्चा, ये वो मसाइल हैं। तो उनको आप जुम्बिश कलम तो नहीं हल कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ वक्त लगेगा आपको। तो उसके लिए हुकूमत जो कोशिश कर रही है वो सिंसियर और सीरियस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ कोई कल पुर्जा सरकारी कोई अफसर कोई ब्यूरोक्रेट रास्ते में रुकावट बने तो उसे इबरत का निशान बनाएं। तीसरी बात यह है कि अवाम को भी हुकूमत से इसमें ताउन करना चाहिए। पब्लिक जो है उसका ये काम है, हम लोग आम शहरी जो हैं जो जाके बाजार से मार्केट से शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, उनको चाहिए कि जहाँ कहीं देखें कि हुकूमती जो दी गई है लिस्ट है आवेगा है कि नहीं है, और उस पर दर्ज रेट्स के मुताबिक चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं। फिर नहीं तो मुताबिका फोरम पे शिकायत करें। आजकल तो हर शख्स जर्नलिस्ट है, आपके हाथ में मोबाइल है तो आप सोशल मीडिया पे जो मर्जी डाल दें जनाब। तो वो जेन्युइन बात जो है ना वो हमें भी ताउन करना चाहिए। और ये मुआशरा जो है ना शरी, मैं बात करना चाह रहा था, वज़ीर-ए-आला पंजाब का अमन व अमान के हवाले से 2 अजलास हुए हैं। एक अजलास मरी में हुआ था अप्रैल में, एक चंद दिन पहले अजलास हुआ है जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, सूबाई वज़ीर दाखिला थे, जिसमें IG पुलिस थे, दीगर जितने भी आपको पता है कि अजलास में जो हुकूमत के एग्जेक्टिव लोग होते हैं अजलास का हिस्सा होते हैं। तो मरीम नवाज़ ने अगर तारीफ़ की जो सरगोदा में वाक़या पेश आया था जिसमें वो हजूम में उन्होंने लोगों को बचाया, वहाँ आपके सामने एक कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या पेश आया। तो मरीम नवाज़ ने साथ ये भी कहा कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात में भी सख्त नाराज़ हुई कि वहाँ बाद में ट्रैफिक जाम हो गई इलाके में। फिर उन्होंने कहा कि जी लाहौर में ट्रैफिक पर उन्होंने बड़ा जनाब कहा जी ये क्या तरीका है, लोगों के आप चलान पे चलान किए जा रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं है। अब ये 2 दिन से लोगों को सहूलत दे रहे हैं कि जी हम चलान नहीं करेंगे, अब आपको क्या अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब आपको वो हम जनाब बताएंगे अब आपको कि जी आप कैसे ट्रैफिक के कवानीन सिखाएंगे, आगाही मुहिम शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें या आप फिर ले लेके चलो, उन्होंने कहा जी लाहौर में कोई वारदातों में कमी आई है, ये आपको पता है कि कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, अच्छी बात है कमी आई है, अप्रिशिएट करना चाहिए अगर अच्छा काम है। तो साथ उन्होंने शेखपुरे का कहा कि जी शेखपुरे के हालात बड़े ख़राब हैं और वहाँ जुर्म जो है वो कम नहीं हो रहा, जराइम की जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।
फिर उन्होंने कहा ये बकरे छीनने की वारदातें, फिर मज़दूरों से पैसे छीन लिए गए। उसने कहा ये सिर्फ बुरी बात ही नहीं है बल्कि शर्म की बात है कि मज़दूर लोग पैसे लेके निकले और उनसे वारदात हो जाए। बकरे कुर्बानी के लिए लोग लेके आते हैं और जनाब ये छीनने की वारदात, यानी कि उन्होंने कह रही गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कर ले। मरियम नवाज़ साहिबा की ये बात बड़ी अच्छी है, उसने कह रही गवर्नमेंट जितना मर्ज़ी लोगों को रिलीफ दे ले, जब तक लोगों को अमन व अमान के हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा तो लोग जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होता है वो भी नज़र नहीं आता। ये जो है ना, ये उन्होंने खासी मखदूज और मरी में भी जब इजलास हुआ तो यही चीज़ें उसने पॉइंट आउट की और अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल वो सारी अमन व अमान में दो चीज़ें हैं। एक तो जो कानून पसंद लोग हैं ना जनाब, वो शहरी लुट रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। दूसरी तरफ जो कानून के मुहाफिज हैं, जिनको अवाम की हिफाजत पर मामूर किया गया है, वो हाई हैंडेडनेस का शिकार हैं। वो अपने इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं। कसूर का वाकया अभी जो खातून का एक वीडियो वायरल हुआ है जनाब, जिसको तफ्तीशी के कमरे में जो है जनाब, उल्टा लिटा के तशद्दुद किया जी जा रहा जी है। जी जी, दो बातें। तीसरी बात है वो लोग जो जराइम पेशा हैं। जनाब, ये ट्राइका है, पुलिस, अवाम और मुजरिम या मुजरिम। अवाम जो है वो एक हिस्सा है इस सारे पूरे के पूरे ट्राइका का जनाब, लेकिन दो हिस्से अवाम के खिलाफ हैं। जराइम पेशा अपराध तो अवाम के हक में नहीं है जनाब, अगर खिलाफ नहीं है बराह रास्त तो हक में कौन सी है? सही, रिलीफ कहाँ मिलता है? मुकदमे का इंदराज कितना मुश्किल है। यहाँ सरदा मर्दी लोग लूट लेते हैं, झांसा दे के, धोखाधड़ी के जरिए पैसे हथियार लेते हैं। वापसी का कोई तरीकाकार नहीं है। बिल्कुल और सही, अगर तरीकाकार मौजूद है तो थानेदार से आप ये कहेंगे, खुद आप ऑफर करेंगे कि भाई आधे तेरे आधे मेरे पैसे लेके दे दे। अब वो रेट मुकर्रर है इसका कि धोखे से 420 471 का जो मुकदमा होना है उसमें आप थानेदार को पैसे देंगे कि ऑपरेशन विंग को मुकदमा दर्ज करने के, तफ्तीशी विंग को तफ्तीश करने के। दो जगह आप देंगे। असल मसला ये है कि आप पुलिस का किबला दुरुस्त करें, उसको सिर्फ महज जो है ना, ये थाने एयर कंडीशन बनाने से कल्चर चेंज नहीं होता। कल्चर चेंज होता है उनका बिहेवियर चेंज करें, जी बिल्कुल सही, उनकी एक्टिविटीज चेंज करें, उनका पब्लिक के साथ बर्ताव, रवैया, वो सारे का सारा यकसर तब्दील हो। ये हो नहीं रहा, पब्लिक को रिलीफ कैसे मिलेगा? अमन व अमान की सूरत हाल दुरुस्त कैसे होगी? जराइम पेशा अफराद तो हथेली पे जान रख के आते हैं। ऐसे शारी वो तो मजबूरी आपने है। ये चीज़ें बताई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है। मैं गुरैज साहब से भी बात करना चाहता हूँ। आपने डिटेल से बताया कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे हुकूमत जो है वो अपने इक़दाम कर रही है। गुरैज साहब, आपने सुना, निमसर साहब ने सही कहा कि हुकूमत की कुछ चीज़ें ऐसी हम कह सकते हैं जो नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कैसे नज़र आ रही है? वो तो किसान खसारे में जा रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते किसान खुशहाल है और मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं। गंदम का तो 2 मिनट आप देंगे? अब पूरे आप जनाब 2 मिनट क्या, 5 मिनट लें। आप मुझे बताएं कौन सी 2 चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं अब तक? दो क्या, एक नहीं कोई हम कह सकते, मतलब चलें एक ही बता दें। वही ठीक है। आप देखें ये मुर्गी का रेट कम हुआ है, सब्जियों के रेट कम हुए हैं, ये इनकी कोई अक्ल व फरासत की निशानी नहीं है। सही, ये इनकी कोई इक़दामात करने का कोई असर नहीं है जनाब। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से सब कुछ हो रहा है कि वो गर्मी की वजह से ये रेट सारे कम हुए हैं। और रही बात पेट्रोल की, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कितनी कम हुई है? इन्होंने क्या कम किया? इन्होंने 100 रुपया रेट बढ़ा के उसके बाद जनाब कभी 2 रुपये कम कर देते हैं, कभी 5 रुपये कम कर देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी। और तीसरी बात, बिजली के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, गैस के रेट कैसे बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि आप कहते हैं कि जी बड़ा रिलीफ, क्या रिलीफ दिया है? क्या गरीबों के चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं? क्या लोगों के बच्चों को दूध रोटी मिलनी शुरू हो गई है? कपड़ा मिलना शुरू हो गया है? बच्चों को तालीम मिलनी शुरू हो गई है? इलाज की सहूलत मिलनी शुरू हो गई है? स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स ने, माफियाज ने कब्जा किया हुआ है इस मुल्क की तालीम पे भी और इस मुल्क की हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी। और इसके अलावा क्राइम्स क्या कम हुए हैं?
कहाँ है क्राइम्स? ये रोज देखे लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर जैसे शहर में अगर क्राइम्स कम नहीं हुए तो बाकी इलाकों में कैसे कम हो सकते हैं? महकमों की सरबराही इन्होंने अपने चहेतों को दी हुई है, वो रिटायर्ड लोग हैं, उनको वहां से हटाते नहीं है। 10-10 साल हो गए हैं एक रिटायर्ड आदमी को उस महकमे को पकड़े हुए, और नीचे से लोग ऊपर जा ही नहीं सकते और नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा। इसी तरह इन्होंने तमाम पंजाब के प्राइमरी स्कूलों को एनजीओ को देने का फैसला कर दिया और एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इसको एनजीओस लें। एनजीओ की क्या काबिलियत है? आप हमारे मुल्क के साथ करने क्या जा रहे हैं? आप मेरे बच्चों के साथ करने क्या जा रहे हैं? आपने जो लोग दुकानदार हैं जिन्होंने तालीम को इंडस्ट्री बना दिया है, हेल्थ को इंडस्ट्री बना दिया है, उन लोगों के हवाले सब कुछ कर रहे हैं। अभी मेरी वालदा दाखिल थी इत्फाक हॉस्पिटल में, आप यकीन जाने कि कोई मसला नहीं था, मामूली सा मसला था मेंटेन करने का। 4.5 लाख रुपया खर्च हुआ 10 दिनों में, हैं जी। और इन हॉस्पिटलों ने और इन गवर्नमेंट ये प्राइवेट स्कूलों ने सारी सड़कों को जनाब कब्जे में लिया हुआ है, नो गो एरियाज बनाए हुए हैं, हैं जी। और आप कहते हैं कि जी हुकूमत के चंद इकदाम बहुत अच्छे हैं, कोई इकदाम उनका अच्छा नहीं है। इस मुल्क में क्राइम्स उससे कई गुना ज़्यादा हो गए हैं, और उन माफियाज ने जिन्होंने इनके इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च किया, वो माफियाज इस वक्त पूरी तरह इस मुल्क को टेक ओवर कर चुके हैं। चाहे वो तालीम में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे लैंड में हो, चाहे स्मगलिंग में हो, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी में हो, हर जगह पे कहीं रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। आपने बिल्कुल सही कहा कि इत्फाक अस्पताल में आपके 10 दिन में 4 लाख रुपए लग 4.5 लाख रुपए। अगर गुरैश साहब हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज मुआवजा ठीक हो तो ये जो 4-4.5 लाख रुपए आपको प्राइवेट अस्पताल में अखराजात करना पड़े, ये वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। हम प्राइवेट अस्पताल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं हमें पता है कि वहाँ डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं होते, वहाँ हमें पता है कि बेड नहीं मिलता, हमें पता है कि वहाँ रश इतना ज़्यादा है, हमें पता है कि वहाँ बार वक्त रिपोर्ट्स नहीं आती, हमें पता है कि वहाँ बार वक्त ट्रीटमेंट नहीं की जाती। फिर ना तो हम ये कह सकते हैं कि कोई यानी कि अद्वियात फ्री होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये यानी कि आप एक हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट इसलिए कर सकते थे कि अगर हम कहते कि जी गवर्नमेंट ने आते ही जनाब हेल्थ सेक्टर में अद्वियात की कीमतों में बड़ी वाज़िया कमी जो है लाकर दिखाई है। अद्वियात की कीमतें पहले से कम होने की बजाय कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। किसी चीज़ की भी कीमत, ये मार्केट का गोश्त है, ये तो एक ऐसे ही है कि जैसे मसनूई डॉलर की कीमत आप बढ़ा के बाद में खुद ही डॉलर ख़रीद लेते हैं, तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं। इससे लोगों की कुफ्ते खरीद खत्म हो गई है, जिसकी वजह से भी रेट कम हुआ। या हम कह देते हैं कि जी एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने हंगामी बुनियादों पे ये तब्दीलियां की हैं, ये तो उल्टा एजुकेशन सेक्टर के स्कूल बंद करने के जो है वो दर पे हैं, और कराची में जो है इस पर एहतजाज चल रहा है, और मुल्क भर में ये सोच रहे हैं कि जनाब जितने भी स्कूल जो प्राइमरी सतह के हैं जहाँ टीचर्स की तादाद कम है उनको प्राइवेट कर दिया जाए। तो ये तो अदारों को फरोख्त करने के दर पे हैं। मैं यूनुस साहब एक आखिरी फिक्रा आपसे, अच्छा गुरैश साहब हम हमारे प्रोग्राम का वक्त आखिरी फिक्रा एक मेरा छोटा सा कर लें जनाब। एक दिन आप एक प्रोग्राम रखें बिल्कुल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे, और एक दिन प्रोग्राम रखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। मैं आपको पूरा डेटा मुहैया करूंगा कितनी अवाम है और कितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं और प्राइवेट अदारे क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी गुरैश साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान यूनुस भाट और जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।